गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम देखेंगे अध्याय 3 के बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, जिसमें 20 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। दो चर वाले समीकरण की पहचान नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखा है। पहला है इसमें दो चर होते हैं, दूसरा है दोनों चर की घात 1 होती है, तीसरा ऑप्शन है ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती हैं और चौथा ऑप्शन है ए बराबर 0। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जिसका मानक रूप होता है वो होता है इसका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यहां से आप जो है इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, सही जो है टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला दिया है कि इसमें दो चर होते हैं, तो देखिए इसमें दो चर हैं, एक एक्स है और एक वाई। ठीक है, उसके बाद है दोनों चर की घात 1 है, तो इसमें देखिए घात जो है दोनों की वो 1 ही है, यहां पर भी घात 1 है और दोनों चर की घात क्या है 1 है। तीसरा ऑप्शन दिया है ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो जो ए बी सी हैं वो जो है वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, ए बी सी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका ए बराबर 0। तो अगर ए बराबर 0 आप यहां रख के देखिए तब क्या हो जाएगा। ए बराबर 0 रखने पर क्या होगा, ध्यान दीजिए जरा। तो ये 0 गुणा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा इतना। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये जो रूप आएगा वो नया रूप आएगा। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर कि ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो एक चर है। ठीक है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि एक चर का है वो 0 की वजह से, तो यहाँ पर ए बराबर 0 जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन है वो डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कि ए का मान जो है 0 हो, ये इसकी पहचान नहीं होती है। ठीक है, दूसरा सवाल है कह रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप है। ठीक है, तो मानक रूप आपको पता ही, अभी हमने लिखा था ये वाला जो मानक रूप होता है वो क्या होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है इसमें ए एक्स बराबर बी एक्स प्लस, दूसरा ऑप्शन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन दिया है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और जो चौथा ऑप्शन है वो दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां ध्यान दीजिए जो इसका मान रूप यहां लिखा हुआ है ये इस तरह का जो होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए केवल ये वाला दे रखा है, तो जो इसका ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 3। निम्न में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि नहीं है। तो सारी विधियां आपने अच्छी तरह से पढ़ी होंगी। ठीक है, जब चैप्टर पढ़ा है तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है श्रीधराचार्य, दूसरा ऑप्शन है विलोपन विधि, तीसरा है प्रतिस्थापन और चौथा है वज्रकोण। ठीक है, तो इसमें से जो है पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, क्योंकि जो श्रीधराचार्य विधि होती है वो हल करती है द्विघात समीकरण को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि निम्न में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि नहीं है। कौन सी नहीं है, श्रीधराचार्य विधि नहीं है। आइए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो अद्वितीय हल कब होगा,
वो यहाँ पूछा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया है इन्होंने, चौथा है, इसमें ऑप्शन दिया है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ये पहला ऑप्शन दिया है। अगला ऑप्शन दिया है इन्होंने A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, और तीसरा ऑप्शन जो दिया है इन्होंने वो दिया है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, और चौथा ऑप्शन दिया है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो है सवाल में दिया है कि अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो अद्वितीय हल के लिए आप कोई शर्त है वो पता होना चाहिए, ठीक है। अद्वितीय हल कब होता है? तो अद्वितीय हल होने के लिए एक शर्त होती है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो उस वक्त जो है अद्वितीय हल होता है, यानी कि केवल एक हल होता है, और वो जो रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें कह रहे हैं x बराबर 1 समीकरण का हल है या नहीं है। x बराबर 1 जो है समीकरण 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 10 का हल है या नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, इसमें x बराबर 1 जो है रख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10, ये हो गया आपका 10 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों तरफ 10 आ गए हैं। ये जो संख्या है दोनों तरफ जो बराबर आते हैं तो कह देंगे कि x बराबर 1 जो समीकरण का हल है, ठीक है। देखेंगे अतः x बराबर 1 समीकरण का हल है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे क्या दिए हैं। पहला है नहीं, दूसरा है हाँ, और तीसरा है पता नहीं, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दूसरा है वो सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, रैखिक समीकरण का ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है। तो रैखिक समीकरण जो है उससे किस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। ऑप्शन दे रखा है एक सीधी रेखा, ऑप्शन ए है एक सीधी रेखा, ठीक है। ऑप्शन बी है एक वक्र। वक्र का मतलब क्या होता है, टेढ़ी रेखा, ठीक है, सीधी रेखा नहीं होनी चाहिए बस। और अगला है एक वृत्ताकार, और अगला ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जो रैखिक समीकरण होती है, रैखिक का मतलब ही होता है रेखा, ठीक है, एक सीधी रेखा। तो यहां पर जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, ठीक है, कि रैखिक समीकरण का जो ग्राफ प्राप्त होता है वो एक सीधी रेखा ही प्राप्त होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। दो समीकरणों का अद्वितीय हल होगा यदि वे, तो अद्वितीय हल कब होता है, अभी बताया था कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर इस तरह से होती हैं और ये कंडीशन होगी, ये रेखा क्या करती हैं, अद्वितीय हल होता है इसका, और ये रेखाएं होती हैं परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो यहां ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है। ऑप्शन ए है एक दूसरे के समांतर, ऑप्शन बी है परस्पर संपाती, संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर, ठीक है।
और परस्पर प्रतिच्छेदी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि कौन सा हल इसका सही है। तो अद्वितीय हल में इसमें हो जाएगा कि परस्पर जो है प्रतिच्छेदी होंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। इसमें कह रहे हैं यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो, ठीक है, तो तब क्या होगा। इसमें कह रहे हैं कि कोई एक हल होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है केवल एक हल होगा, ऑप्शन दूसरा है केवल दो हल होंगे, ऑप्शन तीसरा है कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन डी है अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में आप जानते हैं इस तरह की जो रेखाएं होती हैं वो कैसे होती हैं, परस्पर संपाती होती हैं। और संपाती होने का मतलब क्या है कि इसके जो है फिर अनेक हल होंगे। ठीक है, संपाती होने का मतलब क्या है देख लीजिए। संपाती होने का मतलब इस तरह से कि अगर ये दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर हैं तब इससे हम कहेंगे कि ये संपाती है। ठीक है, इस तरह से एक ही रेखा समझिए उसके लिए। और परस्पर समांतर आप जानते हैं। ठीक है, और प्रतिच्छेदी का मतलब इस तरह से वह प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर। ठीक है, कहीं ना कहीं। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, कि इसके जो है अनेक हल होंगे। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9, जिसमें दिया है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण तभी होगा यदि ऑप्शन ए दिया है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी है a बराबर 0 नहीं हो लेकिन जो है b बराबर 0 हो सकता है, और तीसरा ऑप्शन है a बराबर 0 हो लेकिन b बराबर 0 नहीं हो। ऑप्शन डी है इसमें a बराबर 0 नहीं हो तथा b बराबर 0 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपके सवाल आपने जब मानक रूप पढ़ाते हैं तब आपको पता है कि मानक रूप जो होता है वो होता है इसका ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर ना तो a का मान 0 होना चाहिए और ना ही b का मान 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a में से इन दोनों में से किसी एक का मान भी अगर 0 हो जाता है तो फिर दो चर नहीं रहते हैं। ठीक है, फिर एक चर ही रह जाता है केवल। तो इसलिए इन दोनों के जो मान है वो 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। ठीक, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10, जिसमें दिया है यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो तब क्या होता है, ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद होंगी या समांतर होंगी या संपाती होंगी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपने देख लिए। आप इस तरह जानते हैं, ठीक है, कि अगर इस तरह की शर्त दे रखी होती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तब जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समांतर होती हैं और इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, तब इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, x प्लस 2y बराबर 29 में x बराबर 5 हो, यदि x बराबर 5 हो तो y का मान कितना होगा। ठीक है, पूछ रहे हैं सवाल में। तो हमें क्या करना है, इस तरह के सवाल में x बराबर 5 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 5 रखने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2y बराबर, ये हो गया आपका 29, 2y बराबर 29 माइनस के 5 और 2y बराबर 29 में 5 हटा देंगे कितना हो गए 24। तो y बराबर हो जाएंगे आपके 24/2
2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 22 बराबर कितना आ गया 12। ऑप्शन देख लीजिए 12 हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सवाल है वो अगले चैप्टर वाला है, ठीक है, यहाँ दे दिया है गलती से। तो यहाँ चलिए करते हैं, क्योंकि हमने जो है पूरा सिलेबस तो कर ही रखा है, ठीक है। कह रहे हैं इसमें मूलों का गुणनफल होगा। तो इसमें आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा यहां से a बराबर 4, b बराबर माइनस के 4 और c इज इक्वल टू 1, ठीक है। पूछ रहे हैं यहाँ पर मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो मूलों का गुणनफल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका c/a। तो c की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 1 और a की वैल्यू दे रखी है 4, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन दे रखा है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी दे रखा है 1/4, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि k के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 5x प्लस ky इज इक्वल टू 15, इनके जो है अनेक हल होंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि k के किस मान के लिए इन समीकरणों के अनेक हल होंगे, ठीक है। तो अनेक हल होने के लिए आपको पता होना चाहिए अनेक हल कब होते हैं, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। अगर इस तरह की शर्त होती है तो उसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो आपको यही देखना है कि ये जो बराबर है नहीं तीनों, ठीक है, ये तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ देखिए a1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन कितने हैं 5, यहाँ b1 की वैल्यू 2 और यहाँ आपका k, यहाँ कितना है 3 और यहाँ है 15, ठीक है। तो देखिए पहले दोनों काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है। तो 1/5 आ गए, 1/5 आ गए, 1/5 भी यहाँ भी होने चाहिए, ठीक है। तो 1/5 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेंगे, ऊपर 2 दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको 1/5 लाने, ऊपर 2 है, 2 पंजे 10, तो लगभग यहाँ पर जो है 5 गुणा 2, यानी कि यहाँ कितने होने चाहिए 10 होने चाहिए। देखिए 1/5 बराबर 2/10 करके दिखा दिया हमने, तो ये 3/15, ठीक है। तो ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो ये आ गए आपके 1/5, 1/5 और 1/5, ठीक है। तीनों वैल्यू बराबर आ गई। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, k की जगह जो होना चाहिए वो कितना होने चाहिए 10 होने चाहिए, ठीक है। k बराबर कितने होने चाहिए 10 होने चाहिए, जिसमें k की वैल्यू 10 दे रखी है ऑप्शन में, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। इसमें कह रहा है कि x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 और माइनस के 3 x माइनस के 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें कह रहे हैं के लिए निम्न में से सही है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन आपके दे रखे हैं सामने। पहला है अद्वितीय हल होगा और ऑप्शन दूसरा है अनेक हल होंगे, ऑप्शन तीसरा है कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो शर्तें हमने पढ़ रखी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी वैल्यू निकालते हैं a1/a2। तो यहाँ देखिए a1 की वैल्यू कितनी है 1 है और b1 की वैल्यू जो है 2 है और c1 की वैल्यू जो है 5 है। a2 की वैल्यू जो है आपकी माइनस के 3 और b2 की जो वैल्यू है वो माइनस के 6 और c2 की वैल्यू जो है वो 1। तो चलिए बटे कर देते हैं, ठीक है। तो a1/a2 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/-3, ये हो जाएगा आपका
2/-6, ये आएगा 5/1। तो ये देखो कट रहे हैं यहाँ पर, 2 एकम 2 और 2 3 6, तो ये आएगा आपका 1/-3, ये हो जाएगा आपका 1/-3 और ये हो जाएगा आपका 5/1, ये हम कर सकते हैं 5। तो यहाँ ध्यान दीजिए जरा, ये दोनों वैल्यू तो बराबर हैं लेकिन ये वैल्यू बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन कब लागू होती है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, परस्पर समांतर होंगी और इसके जो है फिर कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, यहां पर क्या दे रखा है, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा कि इसके कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू, पर एक बिंदु है 4, k। तो कह रहे हैं k का मान कितना होगा। तो ये तो आप अच्छे जानते हैं, आगे वाले को हम क्या बोलते हैं, भुज, और बाद वाले को कोटि। इसके लिए हम x कहेंगे, इसके लिए y कहेंगे, ठीक है। तो x वैल्यू आप जो है इतने रख दीजिए, y की वैल्यू निकल आएगी। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 4 रख दीजिए इसमें, ठीक है। तो x बराबर रखने पर 4 रखने पर तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा, ये 4 रख दीजिए, माइनस के 3 गुणा y की जगह हम रख देते हैं k बराबर के 2। तो ये होगा 4 दूनी 8 माइनस के 3k बराबर 2। इसको आप इधर ले आइए, तो ये माइनस के 3k बराबर 2 माइनस के 8 हो जाएंगे, ठीक है। पक्षांतर करने में चलो बदल दिया, इधर बच्चे आपके माइनस के 6 और इधर आएगा आपके माइनस के 3k। तो k बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 6/-माइनस के 3, माइनस माइनस काट दिए, 3 दूनी 6। तो k की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 2 आ गई। जिस ऑप्शन में k बराबर 2 दे रखा है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। कह रहे हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। इसमें कह रहे हैं इसका हल होगा, तो इसका हल निकालने के लिए आप जानते ही हैं, इसे जो हल कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहां से आप क्या करेंगे, x बराबर 2y रखने पर, ठीक है। ये समीकरण 1 कह दीजिए, इसके लिए समीकरण 2 कह दीजिए, ठीक है। 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा आपका 3x के आप 2y रख दिए, यहाँ 2y रख दिया आपने, ठीक है, प्लस 4y इक्वल टू 10। ये 3 दूनी आपके 6 हो गए, 6y प्लस ये 4y बराबर 10। तो ये 6 और 4 10y हो गए बराबर 10 हो गए। ये यहाँ से y का मान आ जाएगा आपका 10/10, 10 एकम 10, तो y का मान आ गया आपका 1। अब यही मान आप जो है समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 2 इंटू y का मान हम देते हैं, ये x बराबर 2y दे रखा, तो 2 इंटू y का मान हम रख देते हैं यहाँ से 1, तो ये आ गया 2। तो x बराबर आपका आ गया 2 और y बराबर आ गया आपका 1। तो जो ऑप्शन दे रखा है वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 2, y बराबर 1, पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। इसमें दिया है कि निम्न में से कौन
रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का होता है। पहला इसमें दे रखा है 1/x प्लस 2x इक्वल टू 3/2। ऑप्शन बी है आपका 5x² इक्वल टू x प्लस 3। ऑप्शन सी है 2x माइनस के 4 इक्वल टू 2/x। और ऑप्शन डी है x माइनस के 2/2 इक्वल टू 2x। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं एक एक ऑप्शन का देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ लासा ले लेंगे। ठीक है, यहाँ बटे में एक मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2x² इक्वल टू 3/2। कैंच गुणा कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2x² इक्वल टू 3x। गुणा करेंगे इसके, तो 2 एकम 2 प्लस 2 दूनी 4x² इक्वल टू 3x। तो ये हो जाएंगे, धर ले आते हैं हम, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस के 3x और प्लस के 2 इक्वल टू 0। ये जो आया आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है। ठीक है, तो ये जो है आप जानते हैं ये कौन सी है, द्विघात समीकरण। ठीक है, घात कितनी है, 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण। यहाँ तो आपको देखो दिखाई दे रही है, तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। यहाँ देखिए, यहाँ कर देखते हैं। ठीक है, कैंच गुणा कर देंगे, तो ये आएगा x 2x माइनस के 4 इक्वल टू 2। गुणा कर देंगे तो ये आएगा आपका 2x² माइनस के 4x। इसे इधर ले आइए, माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो ये जो है ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, दो घात के रूप में है, तो द्विघात है। ठीक है, यहाँ देखिए x माइनस 2 इक्वल टू 2 दूनी यहाँ कितने हो गए, 4x हो गए। तो ये आएगा आपका, इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस के 4x माइनस के 2 इक्वल टू 0, माइनस के 3x माइनस के 2 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ आप ध्यान से देखें, तो यहाँ जो घात है वो कितनी है, घात है वो कितनी है, 1 है। तो जब घात 1 होती है तो उस समीकरण को हम क्या कहेंगे, फिर रैखिक कहते हैं उसके लिए। ठीक है, क्या कहेंगे, रैखिक। यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो है इसमें 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं पूछा गया है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए ऑप्शन में कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं पूछा है, इसलिए यहाँ 1 चर है लेकिन घात कितनी है, 1। तो जब घात 1 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं पूछा है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो है डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 17 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। इसमें दिया है कि रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बराबर 12 का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें देखिए x बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, आपको क्या करना, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए आप क्या करिए, x बराबर 0 यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो x बराबर 0 दी इसमें, ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 0 प्लस 3y बराबर 12। तो ये तो 0 हो गया, 3y बराबर 12। तो y बराबर 12/3 और ये हो जाएंगे 3 चौक 12। तो y बराबर कितने आ गए, 4 आ गए। इसका मतलब x बराबर 0 है और y बराबर 4 है। तो निर्देशांक के रूप में लिखना, तो x बराबर x, y लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका
0,4 वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। कह रहे हैं दो संख्याओं का योगफल 8 है, तो x प्लस वाई बराबर 8, माना एक संख्या x और दूसरी संख्या y, और अंतर जो है 2 है, तो x माइनस 2, x माइनस y बराबर 2 दे रखा है। ठीक है, तो वे संख्याएं हैं, तो हमें क्या करना है, हल कर लीजिए, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x, इधर हो जाएगा आपका 8 और 2 10, x बराबर कितने आ गए 10/2, 2 पंजे 10, x बराबर आ गए आपके 5, और x का मान आप समीकरण 1 में लगा दीजिए, x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 2 मान लीजिए, तो ये आएगा आपका x प्लस वाई बराबर 8, x के बना देते हैं 5 प्लस y बराबर 8, तो y का मान आ जाएगा 8, और ये हो जाएंगे इधर जाके माइनस के 5, तो y बराबर हो जाएगा 8 में से 5 हटा देंगे 3, तो ये आपका x बराबर 5 और y बराबर 3, ये जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, पहला है ऑप्शन ए जो है पहला दे रखा है इसमें 5,3। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20। ठीक है, इसमें सवाल में दिया है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है 5 वर्ष बाद, की आयु जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु हम मान लेते हैं, माना पिता की वर्तमान आयु x और ये पुत्र की वर्तमान आयु मान ली हमने y। ठीक है, तो यहां देखिए, इधर हम पिता लिखते हैं और इधर जो है पुत्र को बराबर करते हैं, तो जो है वर्तमान में देखिए क्या स्थिति है कि वर्तमान में जो स्थिति है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, तो x और ये y, पिता की आयु कितनी है 4 गुनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करना, तो 4 गुना किसमें करेंगे, कम वाले में कर देंगे। ठीक है, ये बात समझने के लिए हम ऐसे करते हैं, इसके लिए देखिए, इसकी 4 गुनी करिए 32 मान लीजिए। अब यहां देखिए पिता की उम्र कितनी है 32, और ये इसकी उम्र कितनी है पुत्र की 8 वर्ष है, तो ये क्या है 4 गुना 8 चौक 32, तो ये जो 32 साल है वो इसकी कितनी है 4 गुनी है। अब हमको करनी है 400 गुणा, तो किधर करेंगे, हमेशा कम वाले में ही करेंगे। ठीक है, तो जो कम कितना है 8 है, तो इसमें हम क्या करेंगे 400 गुणा कर देते हैं, वही हमने यहाँ दिखाया है। ठीक है, 8 चौक 32, सब दोनों संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम गुणा करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका x = 4y, और कह रहे हैं 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, x में भी 5 जुड़ जाएंगे। ठीक है, और y में भी 5 जुड़ जाएंगे, पिता में 5 जोड़ दिए, पुत्र में भी 5 जोड़ दिए। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद क्या स्थिति आती है कि जो है पिता जो है पुत्र की आयु का सिर्फ 3 गुना रह जाता है। ठीक है, कितना रह जाता है 3 गुना, तो 300 गुना हमने कहा कर दी, पुत्र वाले में कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x + 5 = 3y प्लस ये आ गया 15, इन्हें इधर ले आइए, तो x माइनस के 3y बराबर 15 माइनस के 5, तो x माइनस के 3y बराबर आ गया आपके 10 की समीकरण 2, x बराबर 4y रखने पर। ठीक है, x बराबर कितना रख देते हैं 4y रखने पर, तो ये हो जाएगा आपका 4y माइनस के
3y बराबर 10। ठीक है, एक्स स्क्वायर में क्या कर दिया 4y रख दी। ठीक है, एक्स स्क्वायर में 4y रख दिया। 4y में से 3y घटा देंगे तो ये आ गया आपके y बराबर 10 वर्ष। तो जो y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 4y। x बराबर 4 इंटू y का मान हो लेते हैं 10 तो ये हो जाएगा आपका 40 वर्ष। ठीक है, तो एक पिता की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है अध्याय 3 दो चरवार रेखीय समीकरण के जो है 20 बहुविकल्प प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। रिवीजन आप करते रहिए अच्छे से। ठीक है, ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें किसी भी परीक्षा में। तो चलिए आज हम यहीं तक छोड़ते हैं। इसका अगला अध्याय जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है।